गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में हमने ऐसा पढ़ लिया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं वो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट बातें जो ध्यान रखनी है वो ये है कि अगर केवल चार्ज है, स्टेशनरी रुका हुआ है, तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, यानी कि रेस्ट पे है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन अगर वो चलने लगा है स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा, पर ईएम वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा। और यदि वो भाग रहा है, स्पीड अप हो रहा है, 20 से 30, 30 से 40 ऐसी स्पीड होती जा रही है, तो उस केस में वो क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेगा ही, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फेंकता हुआ जाएगा। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या है कि अगर तुमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनानी है तो किसी चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट कराना, भगाना उसको। यानी तुमने ऐसे चार्ज लिया और उसको फेंक दिया और स्पीड अप कर दिया, तो स्पीड अप कर दिया तो उसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनने लग जाएगी। ठीक है, तो तीन पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो पीछे लिखे हुए हैं, तो इसको नोट कर लें। पहला पॉइंट क्या है? स्टेशनरी। पहला पॉइंट क्या है? स्टेशनरी चार्जेस प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, moving charges produce both electric and magnetic field, and accelerated charges produce electric magnetic field as well as its radius energy in the form of EM waves। तो इस तरीके से अपन प्रोडक्शन करते हैं। तो ये दोनों पॉइंट्स नोट कर लें, पहले ये भी कर लें और ये भी कर लें। उसके नीचे वाली बात अभी जब पहले समझा दूं फिर बताता हूं। चलिए, अब उसके बाद क्या करा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का प्रोडक्शन करना, नोट कर लिया ना। तो ऑसिलेटिंग चार्ज लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है? ऑसिलेटिंग चार्ज। तो ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूस करता है टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये अब इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड करके ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, और आगे बढ़ते जाएंगे तो हम बोलेंगे कि ईएम वेव बन गई। अब वो बोलेगा आगे मतलब किस दिशा में, इधर जाएगा, लेफ्ट राइट, सामने किधर? तो उसका आंसर ये है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स पे है और मैग्नेटिक फील्ड यदि y पे लगाया है तो ईएम वेव z पे चलेगी। ठीक है, ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने जरूरी है, क्योंकि जब एक इस डायरेक्शन में होता है तो वो इधर साइड ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है, इलेक्ट्रिकल ऑसिलेशन, ये मैग्नेटिक ऑसिलेशन प्रोवाइड करता है, और इधर को छोड़ के वो आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर, और वेव्स जो निकलेगी वो भी उनसे 90 डिग्री। ठीक, तो ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसर्स, क्या लिखा हुआ है पढ़े उसको ऊपर, एन ऑसिलेटिंग चार्ज प्रोड्यूसर्स एन ऑसिलेटिंग टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड। दिस टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड इज द सोर्स ऑफ टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रीजनरेट्स ईच अदर, एक के बाद एक दूसरे को बना लेते हैं, एंड प्रोपेगेट थ्रू द स्पेस वेव आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक, electric charge oscillate harmonically with frequency n produces electromagnetic waves of the same frequency। जिस फ्रीक्वेंसी से चार्ज पार्टिकल ऑसिलेशन करेगा उसी फ्रीक्वेंसी की वेव बन जाएगी। ठीक है, तो ये भी लिख लें। फिर आपको ये बताते हैं कि ईएम वेव बनाई किसने सबसे पहले और बताई किसने सबसे पहले। तो सबसे पहले जो बताई थी वो मैक्सवेल ने बताई थी कि ऐसी ईएम वेव बनेगी। ठीक है, अब ईएम वेव बनेगी तो मैक्सवेल ने बनाई, लेकिन उसका कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था। तो 20 साल बाद हर्ट्ज नाम के एक्सपेरिमेंट ने हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया, और 1888 में उन्होंने एक सिंपल से एपरेटस से जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करी। ठीक है, तो वो जो एपरेटस है वो हर्ट्ज एपरेटस कहलाता है, या उस एक्सपेरिमेंट को हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। पहले आप इसके बारे में यहां से यहां तक की थ्योरी नोट कर लें, ये नोट कर लें, ये नोट कर लें, फिर मैं जरा आपको हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट समझा दूं कैसे किया था उसने। कर लिया फटाफट? नोट कर लिया? मेरा सिर अड़ रहा है क्या वहां पे? अरे वो प्रोडक्शन लिखा, प्रोडक्शन। मैं छोटा हो जाता हूं, मेरे पास शक्ति है, मैं छोटा हो सकता हूं, सूक्ष्म रूप धर सकता हूं और बड़ा रूप धर सकता हूं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक स्पेशल पावर है इस सॉफ्टवेयर से। चलिए, अब इसके बाद देखें मैक्सवेल ने प्रेडिक्शन किया, हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट देखें कैसे उसने बनाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो सबसे पहले तुमको ऐसा पता हो कि एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट बने हैं, तो उसके अंदर n बराबर 1/2 पाई √LC इस फ्रीक्वेंसी के ऑसिलेशंस होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई? ये तो तुमने एसी में पढ़ा है ना,
इस फ्रीक्वेंसी का ऑसिलेशन होते हैं। और दूसरी चीज अभी उसमें भी पढ़ा था एनपीएन ट्रांजिस्टर में, जब अपन ने एज ए डीसी टू एसी बनाया था ऑसिलेटर में, तो उसमें भी लगता है। तो ये ऑसिलेटर होता है, इसको बोलते हैं ऑसिलेटर, जिसमें एक एल लगा रहता है। एल का मतलब होता है इंडक्टर कॉइल, और एक सी लगा रहता है कैपेसिटर। तो ये बन जाता है एलसी ऑसिलेटिंग सर्किट, और इस फ्रीक्वेंसी का आउटपुट देने लगता है। अब देखो उसने क्या किया, सबसे पहले दो पॉलिश्ड स्फीयर्स लिए। पॉलिश स्फीयर समझते हो, बिल्कुल चमकदार, एकदम जैसे स्टील के चमकदार पॉलिश्ड स्फीयर्स लिए, ठीक है। और ये पॉलिश स्फीयर्स के बीच में एयर है और बहुत छोटा सा गैप है, ठीक है। तुमने अगर स्पार्क प्लग देखा हो तो स्पार्क प्लग के अंदर जो गैप रहता है उतना गैप रहता है इसमें। तो वो जो गैप के बाद उसने क्या किया है कि उसको एक प्लेट से कनेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये प्लेट ब्रास की प्लेट रहती है, ठीक है, नीचे लिखा है मैंने, ये एक ब्रास की प्लेट रहती है, और ये दोनों तरफ से ब्रास की प्लेट से बना हुआ है। अब बेसिकली इतना जो अरेंजमेंट है यहां से यहां तक का, ये कैपेसिटर बन गया ना भाई। दो प्लेट्स चाहिए रहती हैं तो कैपेसिटर बन गया, दो वायर है, ठीक है। तो ये प्लेट्स में जो कुछ होगा वो यहाँ पे होगा। उसके बाद क्या किया कि यहां से एक वायर लेके एक हाई वोल्टेज प्रोड्यूसिंग इंडक्शन कॉइल में लगा दिया। इंडक्शन कॉइल बोले तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि ये यहाँ पे ऐसा है, और यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा टर्न्स हैं। तो उस वाले केस में क्या होता है, ये हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करता है, ठीक है, एक तरह का ट्रांसफार्मर। तो जो सप्लाई है उसको काय में डाला इनने, इंडक्शन कॉइल में डाला। तो ये वाली जो हिस्सा, ये क्या है, ये एक इंडक्शन कॉइल है। इंडक्शन कॉइल क्या करती है, बहुत तेज वोल्टेज बनाती है। ये ऐसी कैसी इंडक्शन कॉइल अपनी कार में, स्कूटर में, जो जिसमें भी ऑटोमेटिक चालू होने का सिस्टम रहता है, जैसे होंडा एक्टिवा में, उसमें सब में लगी रहती है। जैसे ही अपन बटन दबाते हैं ना, इंडक्शन कॉइल चालू होती है और चिंगारियां फेंकने चालू करती है। वैसी जैसे लाइटर में आती है, गैस के लाइटर, ठीक है, वैसी चिंगारियां फेंकना चालू करेगी। अब ये इंडक्शन कॉइल में क्या होगा कि जैसे इसका हाई वोल्टेज पे पहुंची, तो हमने इसको जैसे ही ऑन किया, तो ये वाली जो लाइन है ये इंडक्टर है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि इंडक्टर तो ऐसे गोल गोल होता है, स्ट्रेट कैसे? अगर मैं इसको थोड़ा यूं कर दूं तो भी तो इंडक्टर है ना, ये यूं कर दूं तो भी इंडक्टर है, और अगर मैं उसको यूं कर दूं तो भी इंडक्टर है, और अगर मैं इसको यूं कर दूं तो एक ही टर्न दूं तो भी इंडक्टर, और उसको ना दूं तो भी इंडक्टर। इसलिए ये जो वायर्स हैं ये कैसे काम करने लगते हैं, एज ए इंडक्टर काम करने लगते हैं। तो इधर लग गया एक इंडक्टर, और ये प्लेट से बन गई कैपेसिटर, तो ये एलसी सर्किट बन गया, ये सी बन गया, और ये वायर्स क्या बन गया, एल बन गया। अब यहां से अपन ने स्पार्क दिया, तो जैसे ही स्पार्क दिया, मतलब हाई वोल्टेज दिया, तो क्या हुआ कि इस कैपेसिटर में वोल्टेज जाके भरने लगा। कैपेसिटर में वोल्टेज भर गया, इधर से ये वाली प्लेट के बीच में भी वोल्टेज भर गया, इसका मतलब चार्ज भर गया। लेकिन चार्ज जब जरूरत से ज्यादा हो जाएगा, तो चूंकि ये स्पार्क प्लग, ये 0-0 जो गोले हैं ये से कनेक्टेड है, तो ये जो 0-0 गोले हैं, मतलब वो गोले वो शेप के हैं या फिर स्फीयर शेप के हैं, इनके बीच की जो एयर है ना वो आयनाइज हो जाएगी, और जब बीच की एयर आयनाइज हो जाती है तो स्पार्क छोड़ने लगती है, क्योंकि उसकी एक अपनी ब्रेकिंग कैपेसिटी होती है। उसके बाद वो एयर जो है वो ब्रेक डाउन वोल्टेज पे चली जाती है, तो स्पार्क छोड़ेगी। तो जब स्पार्क छोड़ेगी तो सीधी बात है, स्पार्क निकला मतलब इलेक्ट्रिसिटी निकली और ऑसिलेटिंग चार्ज निकला उसमें से। और चार्ज किस फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेशन करेगा, वो n = 1/2.LC से। और हमको अभी बताया गया कि अगर इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेशन करता हुआ निकला तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर से जनरेट करेगा, एंड सो ऑन। हमको क्या एक वेव मिल जाएगी। अब सवाल ये मिलता है कि ये स्पार्क इसके अंदर जो है ना, यहाँ पे बीच बीच में स्पार्क होता, थोड़ी थोड़ी देर में एक एक स्पार्क ऐसे आता। अब ये स्पार्क होता है तो समझ में आया, लेकिन उससे वेव बनी है कैसे प्रूव हुआ? तो इसके लिए इन्होंने क्या किया, आगे एक डिटेक्टर लगाया। क्या लगाया? डिटेक्टर, जो ये डिटेक्ट करता है कि वेव बन गई है, ठीक है। तो ये जो लगाया है ये क्या है, डिटेक्टर। डिटेक्टर ये प्रूव कर देता है कि वेव बन गई। कैसे? तो ये जैसे दो गोले लगे ना, ऐसे दो गोले यहाँ पे भी लगाया और एक वायर से यूं करके ज्वाइन कर दिया। अब ये वायर तो इंडक्टर का काम कर लेता और जो गोले हैं वो कैपेसिटर का काम कर लेते हैं। तो ये कैपेसिटर के सामने ये कैपेसिटर होगा तो इंडक्टेंस चालू हो जाएगा। तो उस केस में हमको यहाँ पर भी जो है वो क्या दिखेगा, एक स्पार्क दिखने लगेगा। क्योंकि काफी दूरी पर रखा है तब भी यहाँ पे स्पार्क दिखने लगेगा। अगर यहाँ पे भी स्पार्क हो रहा है इसका मतलब यहाँ पे वेव्स बनती हुई इधर से इधर की तरफ जा रही है, यहाँ से इस तरीके से वेव्स जा रही हैं, ठीक है। तो ये प्रूव हो गया डिटेक्टर से कि हाँ वेव्स बन रही थी। तो इसको बोलते हैं हर्ट्ज का एक्सपेरिमेंट। क्लियर हुई बात? तो चलिए नोट कर लीजिए, पूरा डायग्राम बना ले, इंपॉर्टेंट है। चलिए तो अब अपने को क्या पता पड़ गया कि ईएम वेव्स बनती कैसे है। तो सिंपल अगर एक लाइन में बोले तो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक चार्जेस, चार्ज लो
उसको झूले में बिठा और धक्का मार दो झूले को, ऑसिलेशन करने लग गया, बस ईएम वेव्स छोड़ने लग गया। ईएम वेव्स किस फ्रीक्वेंसी की छोड़ेगा? तो जिस फ्रीक्वेंसी से तुम्हारा झूला चल रहा, ठीक है, उसी फ्रीक्वेंसी की ईएम वेव छोड़ देगा। यहाँ पे बेसिकली झूला इलेक्ट्रिकल झूला होता है और सादा मैकेनिकल नहीं होता, और इलेक्ट्रिकल झूले की फ्रीक्वेंसी 1/2 पाई √LC होती है, जहां पे एक L सर्किट लगा रहेगा, एक C सर्किट लगा। ठीक, चलिए अब अपन ये पता कर पाए कि ईएम वेव्स कैसे बनी। तो हर्ट्ज ने ईएम वेव्स बनाई 1888 में, और इसकी थ्योरी किसने दी थी कि बनेगी ऐसा? तो वो मैक्सवेल ने दे दी थी। ठीक है, अब क्या ईएम वेव होती है, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसे डिपेंड करती है, ये सब अभी आगे देखते हैं अपन। चलिए उसके आगे देखें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर कैसा होता है। तो ये यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है, इसमें देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, दिख रहा है आपको लाल कलर का, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो उसकी वेवलेंथ या स्पीड है सी, आप देखो वो बिल्कुल ही 90 डिग्री पर जा रही है, दिख रही है ये सी, यहां लिखा हुआ सी। तो ये जो सी है, तो वेव निकल के इधर जा रही है, लेकिन उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊंचा नीचा ऑसिलेट कर रहा, और इस जगह से लेके इस जगह तक उसकी एक वेवलेंथ होती है लैम्डा। ठीक है, तो इस तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनती है। बेसिकली दिखती नहीं है ये इन लोगों ने जो है कल्पना करी है, एक पानी में पत्थर डालेंगे तो ऊंचा नीचा होता है ना, उसी तरीके से ये नीला वाला हिस्सा ऐसे ऐसे हो रहा है और लाल वाला हिस्सा ऐसे ऐसे हो रहा है, क्योंकि अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे से परपेंडिकुलर लगा रखा। ठीक है, चलिए अब उसके बाद क्या करते हैं अपन, इसकी प्रॉपर्टीज लिखना चालू करते हैं कि क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। तो अगली हेडिंग डालें और साथ साथ लिखते भी जाएं, properties of electromagnetic waves, properties of electromagnetic waves। ठीक है, पहली जो प्रॉपर्टी है, द electromagnetic waves are produced by accelerated or oscillating charge। the electromagnetic waves are produced by accelerated or oscillating charge, accelerated or oscillating charge। ठीक, दूसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि these waves do not require any medium to travel। मीडियम मिल जाएगा तो भी ट्रेवल करेगी, मीडियम नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, साथ के साथ लिखते हैं क्योंकि ऊपर जाता जाएगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। मैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी होती है? ट्रांसवर्स होती है। फिर उसके बाद चौथे नंबर की ये है कि द स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर सेम एंड इज गिवन बाय C is equal to 1/√μ0 ε0। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको बहुत अच्छे से याद रखना है। और इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो वही आती है जो लाइट की वैल्यू आती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये एक फॉर्मूला आपको मिला, इससे ε0 और μ0 की वैल्यू यहाँ पे डालेंगे तो C आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखें। 5th नंबर की प्रॉपर्टी, the oscillations of electric and magnetic fields, the oscillation of electric and magnetic fields are in the same phase, they attain maxima and minima at the same place at the same time।
at the same place at the same time, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एक ही समय पे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमा और मिनिमा अटेंड करते हैं। इस डायग्राम से अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो, ये लाल वाला मैक्सिमम पे गया, अपने दिख रहा है, ये लाल वाला यहां पे अपने मैक्सिमम पे गया। तो जब लाल वाला अपने मैक्सिमम पे गया तो उसी समय नीला वाला भी मैक्सिमम पे गया। ये यहां से देखिए, ये यूं लाइन है ऐसी, ठीक है, यूं करके नीचे, और इधर देखो ये इस समय मैक्सिमम है, ये भी मैक्सिमम। और जब ये मिनिमम हुआ तो दोनों खत्म हो गए ना यहाँ पे, फिर दोनों मैक्सिमम हुए एक साथ, फिर मिनिमम हुआ। इसका मतलब दोनों का मैक्सिमम मिनिमम सेम समय पर आता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? चलिए इसको लिख लें 5वें नंबर पे प्रॉपर्टी को। चले अब अपन 6ठे नंबर की प्रॉपर्टी देखें इसकी, 6th। द एम्पलीट्यूड रेशियो of electric and magnetic fields is E naught upon B naught, which is equal to C, which is equal to 1 upon under root of mu naught epsilon naught। इसका मतलब ये है कि यहां जो देखो ये E naught है, E naught का मैक्सिमा है, ये वाला E नॉट का मैक्सिमा है, B नॉट का मैक्सिमा। इसकी वैल्यू को, इसकी जो भी वैल्यू यहाँ आ रही होगी, इसकी वैल्यू को इसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू से B नॉट से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ लाइट आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया इसकी 6th प्रॉपर्टी। ठीक है, उसके आगे देखें 7th प्रॉपर्टी। द एनर्जी डेंसिटी, द एवरेज एनर्जी डेंसिटी, या ऐसा लिखो कि इन एन EM वेव द एवरेज एनर्जी डेंसिटी is equal to the of electric field is equal to the average energy density of the magnetic field। अब एनर्जी डेंसिटी होती क्या है? तो एनर्जी डेंसिटी होती है U डैश विच इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये U क्या है? एनर्जी। तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम अगर तुम मैग्नेटिक फील्ड का निकालोगे या फिर तुम इलेक्ट्रिक फील्ड का निकालोगे, वो दोनों सेम आएगा। ठीक है, और कितना आएगा ये भी अपन बताते हैं थोड़ी देर बाद। ठीक है, इसको डिराइव भी करना पड़ेगा और उसके बाद इस पर न्यूमेरिकल भी एनर्जी डेंसिटी पे। तो एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम दोनों ही केसेस में क्या आता है? सेम आता। तो अभी आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, एनर्जी डेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड का और एनर्जी डेंसिटी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ये मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और इसके बाद जो लिखा हुआ है ये इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। और ये बोल रहा है दोनों बराबर होते हैं। बराबर होने का मतलब ये है कि एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड। इसका मीनिंग ये है कि एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली in magnetic and electric field। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होती है। अभी ये फॉर्मूला लिख लें, अभी बाद में इसको मैं बताऊंगा कैसे आया और भी इससे कोई चीज डिराइव होती। ठीक, चलिए उसके बाद नेक्स्ट 8th नंबर पे लिखें, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, द इंटेंसिटी of electromagnetic wave is given by। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की इंटेंसिटी कैसे दी जाती है? तो देखो जो ये फॉर्मूला लिखा ना, इसमें अगर लाइट की स्पीड का मल्टीप्लाई कर दो तो इंटेंसिटी आ जाती है। तो इंटेंसिटी इज इक्वल टू एवरेज एनर्जी डेंसिटी इनटू सी।
या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की एवरेज डेंसिटी इंटू सी। ये डैश मैं यूज करता हूं क्योंकि मैं एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम के लिए डैश लगाता हूं, किताब वाले यू ही लिखते हैं, तो कंफ्यूज मत होना हो, ठीक है, क्योंकि मैं एनर्जी और को यू से लिखता हूँ, एनर्जी डेंसिटी इसको लिखता हूँ। किताब वाले इसी को एनर्जी और इसी को एनर्जी डेंसिटी लिख देते हैं, बस बता देते कि कब एनर्जी और कब एनर्जी डेंसिटी, लेकिन उसमें कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं डैश लगा रहा हूँ। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऊपर से ले लो, बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इंटू सी, या तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, या फिर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मेट में लाना है तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई नॉट स्क्वायर इंटू सी, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई इसकी, ठीक है। चलिए इसको भी नोट कर लें। उसके बाद 9th प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, नाम भले ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है लेकिन ना तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड से रिफ्लेक्ट होती है ना मैग्नेटिक फील्ड से, क्योंकि चार्ज नहीं होता इसमें। वेव इज नाइदर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर बाय मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड से बनती है लेकिन उसका कोई वो नहीं है, ठीक है, उसका असर कुछ नहीं है, ठीक है। ये क्लियर हुई आपको इसकी प्रॉपर्टीज। चलिए अब कुछ फॉर्मूले इसके अपन बना लें और देखें कि फॉर्मूले कैसे काम करते हैं। चलिए अब इसके फॉर्मूले देखें। सबसे पहली चीज, ईएम वेव बनेगी कैसे, तो उसका आंसर है एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए जो कि चेंज हो रहा हो समय के साथ, उससे क्या बनेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जो कि समय के साथ चेंज हो रहा हो। ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे होने चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन क्या बनेगी, E इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब बोले ये क्या बनाई अपने, तो देखो ये कॉस कर्व भी ले सकता है, साइन कर्व भी ले सकता है, ये तो आपके ऊपर है, कॉस लिखो या साइन लिखो, अब जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से देख लेना। तो यहाँ पे तुमको समझ में आ रहा होगा कि ये साइन कर्व बना रहा है, यहाँ से अगर स्टार्ट होती तो ये कॉस कर्व बनाता, यही बात समझ में। ये कैसा बना रहा है, साइन कर्व बना रहा, पर ये हरी लाइन से स्टार्ट होती तो कॉस कर्व बना देता। तो साइन कर्व बनाएगा या कॉस कर्व बनाएगा, इसके लिए कोई चक्कर नहीं है, साइन कॉस कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, इक्वेशन बनेगी इक्वल टू ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, और अगर मैग्नेटिक फील्ड की बनाएंगे तो बी इक्वल टू बी नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब इसमें कौन सी चीज क्या है ये समझा देता हूँ नीचे। तो सबसे पहले जब अपन ने लिखा E इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स, या फिर के एक्स माइनस ओमेगा टी, अगर लेफ्ट टू राइट जा रही है और राइट टू लेफ्ट जा रही है तो ये वाला जो है ना, ये इधर से इधर जा रही है, इधर से इधर जा रही है, आगे पीछे हो जाते हैं, तो उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं। सबसे पहली चीज यहाँ ऐसा बनाया, तो अब अगर मैं सिर्फ इलेक्ट्रिकल वाला हिस्सा बनाऊं, जो उसने इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक दोनों बना दिया था, तो इलेक्ट्रिकल वाला हिस्सा बनाऊं उसमें से, तो ये इलेक्ट्रिकल वाला हिस्सा उसका, ठीक है, और ऐसा का ऐसे ही 90 डिग्री पे मैग्नेटिक वाला हिस्सा बन जाता है, जो यूं बनता है ऐसे, ठीक है। तो वो ढंग से बनता नहीं है, इसलिए इलेक्ट्रिकल वाला हिस्सा ही देख लो बस। तो इलेक्ट्रिकल वाले हिस्से में हमने जो है वो क्या किया, इसको बोला कि ये ई नॉट है, ठीक है, ये ई है, ये ई नॉट है। अब ई क्या है, तो ई इज इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ध्यान से समझें क्योंकि इसी पे बेस्ड है न्यूमेरिकल सारा। यानी जिस समय पे उसने पूछा, जैसे उसने पूछा कि भाई यहां बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो इस समय पे इतना इस समय पूछा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ, ठीक है। इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड, ई नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की सबसे ज्यादा से ज्यादा वैल्यू, यानी कि यहां की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद आगे क्या आया, के इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है, जो कि वेव नंबर कहलाता है। बेसिकली इसका सही नाम है एंगुलर वेव नंबर, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 रेडियन, ठीक है। अब ये यहां से लेके यहां तक एक लैम्डा होता है वेवलेंथ, और ये वेवलेंथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में होती है वही की वही मैग्नेटिक फील्ड में भी होती है। उसके बाद क्या आया, एक्स तो डिस्टेंस है, जैसे मान लो मैं इस पार्टिकल की बात कर रहा हूं तो यहां से यहां तक का एक्स है, तो एक्स इज द डिस्टेंस ऑफ पर्टिकुलर पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन, x is the distance
ऑफ ए पर्टिकुलर पार्टिकल, जिसकी बात की जा रही है, पर्टिकुलर पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से पर्टिकुलर पार्टिकल का डिस्टेंस है। उसके बाद ओमेगा क्या है, तो ओमेगा होता है 2πn या ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t। तो यहां से यहां तक जाने में जितना समय लगा, इतना समय कितना लगा, इस कैपिटल T, दैट इज द टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और अगर फ्रीक्वेंसी बोले तो 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन, तो नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, ठीक है, इन 1 सेकेंड। ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है ये, आज खत्म हो जाएगा। तो ये फ्रीक्वेंसी इसकी, ठीक, बस फॉर्मूले सारे कंप्लीट कर लें, फिर न्यूमेरिकल्स करेंगे इसके। यहां तक आ गई बात समझ में। अब उसके बाद सेम ऐसा का ऐसा मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी बनेगा, तो उसको मैं बता नहीं रहा क्योंकि अपने को पता है बिल्कुल सेम बनता है ऐसा का ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड का जैसा वैसा मैग्नेटिक फील्ड का। अब क्या होता है, जब ये दो फील्ड्स एट ए टाइम ऑसिलेशन कराते हैं अपन, ठीक है, और दोनों फेज में होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है, तो इफ E and B are perpendicular, then EM wave is generated, at 90 डिग्री टू ईच। लेकिन उसके लिए जरूरी कंडीशन है कि जो E है और उसका B का रेशो हमेशा ये बना रहना चाहिए, हमेशा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि जब वो पीक पे जाए तब भी यही बना रहना चाहिए, जब पीक पे जाएगा तो E0/B0 हो जाएगा, तब भी ये बना रहना चाहिए, और वो बने ही रहेगा क्योंकि दोनों एक साथ ऊपर है, दोनों एक साथ नीचे होते हैं, तो ये रेशो कांस्टेंट बना रहता है इनका। और ये रेशो किसके बराबर होना चाहिए, C के बराबर। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत दमदार होना चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमजोर होना चाहिए, क्योंकि C की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड आती है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इट इज मच ग्रेटर देन दी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। यहां तक बात समझ में आ गई आपको। अब उसके बाद क्या होता है कि जो EM वेव है बेसिकली वो एनर्जी का बंडल है। जैसे वो जा रही थी ना, तो नीले और लाल कलर को एनर्जी ले जा रही, तो एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ले जा रही है, तो इतने हिस्से में, मतलब मेरे हाथ में इतने हिस्से में मैंने कितनी एनर्जी इकट्ठी कर ली। जैसे मान लो कि मेरा घर के आसपास सब दूर मोबाइल चल रहे हैं इस समय, तो इधर वाला कोई उधर को मोबाइल लगा रहा होगा, तो यहां से EM वेव जा रही होगी, और एक थोड़ी जा रही होगी, करोड़ों मोबाइल चल रहे हैं। इसका मतलब मैंने हाथ यूं किया तो मेरे हाथ में भी इस समय 1 अरब EM वेव्स हैं, क्योंकि टीवी की भी हैं, मोबाइल की भी है, बहुत सारे सिग्नल्स हैं, तो ये सबकी EM वेव्स हैं। अब ये EM वेव्स मतलब कितने हिस्से में कितनी डेंसिटी है, यानी 100 EM वेव्स हैं तो कम डेंसिटी है, करोड़ EM वेव्स है तो ज्यादा डेंसिटी है। तो जितनी ज्यादा EM वेव्स होगी उतनी ज्यादा डेंसिटी होगी, उतनी ज्यादा एनर्जी डेंसिटी होगी, क्योंकि वो एनर्जी लेके तो चल रही है, बेसिकली एनर्जी ही है, और वो है ही क्या वो। तो एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालें, तो एक काम करते हैं कि मैं पहले एक पुराना एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बताता हूं। कैपेसिटर में एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं, और इंडक्टर कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालते हैं। तो वही एनर्जी डेंसिटी अपन यहां पे भी यूज कर लेंगे फॉर्मूले में, क्योंकि अपने को पुराना आता है, तो उसके बेसिस पे हम एनर्जी डेंसिटी किसी भी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड की निकाल सकते हैं। और यहां बोल देंगे कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, तो इसकी भी एनर्जी डेंसिटी है, इसकी भी है, तो टोटल एनर्जी डेंसिटी उनका सम है, ठीक है। तो अब अगली स्टेप पे अपने को क्या करना है, एनर्जी डेंसिटी निकालनी, ठीक। तो क्वेश्चन ले लेता है, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी इन अ कैपेसिटर। कैपेसिटर में एनर्जी भरी रहती है ना, तो उसकी एनर्जी डेंसिटी बताओ, ठीक है, ये बता देते हैं। ये एक प्लेट, उसके पड़ोस में दूसरी प्लेट, ये 2 वायर्स जिनको हमने किसी वोल्टेज से जोड़ दिया है, तो इनके बीच में लाइनें बन जाती हैं, ये लाइन, और ये लाइनें ही एनर्जी डेंसिटी क्रिएट कर रही हैं, ठीक है। ये लाइनें क्या कर रही है, एनर्जी डेंसिटी, यहां पे बीच में एनर्जी डेंसिटी आ गई, यानी एनर्जी भर गई, इतने हिस्से में भर गई। अब जितने हिस्से में भरी, तो यहां से यहां तक का क्या है, D है, और इस प्लेट का एरिया कितना, A है। तो ये जो पीला हिस्सा मैंने दिखाया दोनों प्लेटों के बीच में, इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ द रीजन बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स के बीच का वॉल्यूम क्या होगा, तो वो होगा एरिया इंटू डी। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या बन गया, एरिया इंटू डी। इसको 1 करके छोड़ दो। अब क्या करो, एनर्जी निकालो, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर निकालो। कैपेसिटर की एनर्जी का फॉर्मूला याद है,
कि भूल गए? तो एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर था, और सी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन नॉट के बाई डी। के तो है नहीं यहाँ पे, तो ए बाई डी कर देता हूँ, तो इसको उठा के यहाँ रख देना। तो इससे तुमको एनर्जी मिल जाएगी हाफ इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आई बात? अब हमको ऐसा पता है, एक फॉर्मूला है V इज इक्वल टू ईडी। यदि कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो हम वोल्टेज की जगह क्या लिख सकते हैं? ईडी लिख सकते हैं। तो इस वोल्टेज की जगह ईडी लिख देंगे, तो इससे एनर्जी मिलेगी हाफ इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर ई स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल, तो तुम्हारे पास एनर्जी कितनी आ गई? हाफ इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ये तुम्हारे पास एनर्जी आ गई। इतनी एनर्जी होती है कैपेसिटर में, इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में एनर्जी आ गई। ठीक है, अब हमें तो एनर्जी डेंसिटी चाहिए। एनर्जी डेंसिटी चाहिए तो इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब हमको चाहिए एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा उद्देश्य इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिक फील्ड में यही एनर्जी डेंसिटी होती है, किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी इज फिक्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी कितनी होगी? तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। अब इसकी कैपेसिटर की एनर्जी कितनी थी? हाफ इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो अगर इसको तुम वॉल्यूम से डिवाइड करो तो वॉल्यूम अपन इक्वेशन 1 में लाए थे, दैट इज ए इंटू डी। ठीक है, वॉल्यूम कितना था अपने पास? ए इंटू डी। तो ये वॉल्यूम में एरिया इंटू डी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे डिवाइड कर देते हैं मतलब, तो एरिया इंटू डी। अब एक एरिया से एक एरिया कैंसिल हो गया, तो तुम्हारे पास एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? हाफ इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ई स्क्वायर ए बाई डी। ठीक है, कहीं कुछ गड़बड़ कर दी, ये फॉर्मूला ऐसा नहीं आता, हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। तो देखें जरा पीछे एक स्टेप लेके, कौन सी स्टेप में गलती करी? अच्छा, यहां पे ये देखो, कैपेसिटी का स्क्वायर नहीं है, मैंने स्क्वायर कर दिया उसका। कैपेसिटी यहाँ पे सी ही है, मैंने स्क्वायर कर दिया यहाँ पे। तो ये और ये हटाना पड़ेगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, स्क्वायर है ही नहीं उसका। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये जो डी का स्क्वायर कटेगा ना, तो ये हटाओ इसको, तो ये हो गया डी स्क्वायर, लेकिन यहाँ नीचे डी ही है, तो फिर इससे एक डी कटेगा, सिर्फ एक डी कटेगा। तो एनर्जी जो है वो आएगी, एक मिनट नीचे से, पॉज हो गया, ये पता नहीं क्या हो गया। हाँ, तो ये इससे ये चेंज हो जाएगा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला चेंज हुआ, इसके स्क्वायर हटेंगे, तो ये हाफ हो गया, इप्सिलॉन नॉट हो गया, ए हो गया, ई स्क्वायर हो गया और डी हो गया, क्योंकि एक डी हट गया। अब ये भी चेंज होगा, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालेंगे, तो ये आ जाएगा हाफ इप्सिलॉन नॉट ए ई स्क्वायर डी। अब आप वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो वॉल्यूम होगा ए इंटू डी, तो ए से ए कट गया, डी से डी कट गया, अब आ गया। इट इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। दिस इज द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी कोई भी होगा तो उसके अंदर इतनी ही एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी। ये फिक्स है, याद कर लें इसको बहुत ही अच्छे से, और मैंने ऊपर भी प्रॉपर्टी में भी लिखवाया ये फॉर्मूला। ठीक है, तो इसको तो याद ही कर लें, एनर्जी डेंसिटी ये है हाफ इप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर डैश। ये एक्चुअली एवरेज है ऊपर वाली, ये एवरेज एनर्जी डेंसिटी है। ये एवरेज तब ली जाती है जब फ्लक्चुएटिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है। अभी अपना कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए जब मैं कैपेसिटर की बात कर रहा हूं तो उसके अंदर मैं ई ले रहा हूं सिर्फ। ठीक है, ये वाला जो है यूज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट, यूज या नोट डाल देता हूं, यूज व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड is constant or static having fixed value कैपिटल ई। ये तभी लगाना जब कैपिटल ई की फिक्स्ड वैल्यू। ठीक है,
चलिए इसको नोट कर लें, इसको मैं मिटा दूं जरा, जो लिखा हुआ है ये एक्स्ट्रा स्क्वायर लग गया है सब जगह, काट तो दिया है पर अच्छा नहीं लग रहा, कटा हुआ है तो मिटा दिया। चलिए लिख लें इसको, पॉज दबा के नीचे ले रहा हूं, पॉज दबा के लिख लें। इस पूरे चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही है। अब उसके बाद निकालते हैं अपन मैग्नेटिक फील्ड की डेंसिटी, तो हम एक सोलेनॉइड के अंदर निकालते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालें फाइंड, क्वेश्चन लिख देते हैं, फाइंड द एनर्जी डेंसिटी इन ए सोलेनॉइड, इन ए सोलेनॉइड, ठीक है। तो एक सोलेनॉइड में एनर्जी डेंसिटी निकालनी है, ये सोलेनॉइड है, इसके अंदर एनर्जी भरी है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड के रूप में। तो कितनी एनर्जी डेंसिटी है, तो सबसे पहले तुम ये बताओ कि एनर्जी, इसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है, ठीक है, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस। तो एनर्जी इन ए कॉइल या सोलेनॉइड का क्या फॉर्मूला, तो एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ एल आई स्क्वायर, जितना उसमें से करंट जाता, ठीक है। जिसमें से एल क्या है, तो एल इज सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। अब ये बताएं कि सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या था, तो याद हो तो म्यू जीरो एन स्क्वायर ए बाय एल होता है, जहां पर एन क्या होता है, तो एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स, और एल क्या होता है, तो एल यहां से यहां तक की लंबाई होती है, और एरिया क्या होता है, तो एरिया ये वाला एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है, इट इज द एरिया, ठीक है। तो ये इसका एल आया, तो जो एल आया उसको उठा के अपन ने यहां रख दिया, यहां रख दिया, तो एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एल, एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए अपॉन एल इंटू आई का स्क्वायर हो गया। ये तुम्हारी एनर्जी आ गई, आई बात समझ में, ये तुम्हारी क्या आ गई, एनर्जी आ गई। तो अब इसको अपन डब्बे में डाल देते हैं और बोल देते हैं कि एनर्जी आ गई। अब व्हाट इज द एनर्जी, यहां तक आई, ठीक है। अभी इसमें से आई भी हटाना पड़ेगा हमको, क्योंकि आई के टर्म्स में नहीं आता हो। तो देखो आई हटाओगे कैसे उसमें से, तो तुम मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला याद करो, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इन ए सोलेनॉइड, याद है, ये था मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये छोटा एन है ना, छोटा एन बेसिकली कैपिटल एन पर यूनिट लेंथ होता इनटू आई, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो इससे अपन हटा लेंगे। चलो अभी हटा लेंगे। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एनर्जी डेंसिटी निकालते हैं, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी ऊपर जो निकाली हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर ए आई स्क्वायर अपॉन एल, और वॉल्यूम आया अपना ए इंटू एल, याद आ रहा है ये। अब इसमें से ए कैंसिल और एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर, तो यू बी डैश इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट एन स्क्वायर बाय एल स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, एन स्क्वायर आई स्क्वायर एल स्क्वायर नीचे। अब देखो इसके अंदर यहां मैग्नेटिक फील्ड देखो ध्यान से क्या है, म्यू नॉट एन बाय एल आई, तो म्यू नॉट एन बाय एल आई सबका स्क्वायर है, सिर्फ एक म्यू नॉट को छोड़ के, तो एक मन से ही म्यू नॉट का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। अब जब मन से ही म्यू नॉट का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, हाफ म्यू नॉट नीचे, ऊपर आ गया म्यू नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर आई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। इतने हिस्से को अपन क्या लिख सकते हैं, इतने हिस्से को हम क्या लिख सकते हैं, तो ये वाला जो हिस्सा है यही तो मैग्नेटिक फील्ड है,
आकी ना स्क्वायर है उसका मैग्नेटिक फील्ड का, तो यू बी डैश इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 म्यू नॉट, और इधर साइड कितना हो गया बी का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये फॉर्मूला कब लगाना है, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा समय के साथ, जो बन गया बन गया। यूज व्हेन मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट चेंजिंग, यदि मैग्नेटिक फील्ड नहीं बदल रहा हो तो ये फॉर्मूला लगा देना, ठीक है। और अगर चेंज हो रहा होगा तो अभी बताऊंगा उसका क्या करना, उसका एवरेज लेना पड़ता है फिर, क्योंकि वो फिर उस वक्त मीन लेना, इंस्टेंटेनियस लेना पड़ेगा और फिर मीन लेना पड़ेगा। तो इट इज द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये हमेशा यही रहेगी सभी चीजों में, ठीक। चलिए इसको नोट कर लें, पॉज दबाएं, नीचे ले रहा हूं मैं। पॉज दबाएं। यहां तक समझ में आई बात आपको? अच्छा, अब ये बोल रहे थे कि एनर्जी डेंसिटी दोनों सेम होती है, तो सेम होती है तो इस केस में अगर अपन दोनों को बराबर कर दें किसी समय पे एट एनी टाइम, ठीक है, तो देखो नोट करके डाल देते हैं यहां पे, एट एनी टाइम इन ईएम वेव, एनी टाइम इन ईएम वेव, ईएम वेव में किसी समय एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल टू एनर्जी डेंसिटी पर यूनिट वॉल्यूम बराबर होती है हमेशा, चाहे वो पीक हो चाहे कोई सी भी होते। ये वाली जो यूबी डैश है इट इज इक्वल टू हाफ म्यू नॉट नीचे और बी स्क्वायर ऊपर, और यूई डैश जो है वो क्या है, हाफ इप्सिलॉन नॉट इंटू ही स्क्वायर। अब ये दोनों जब बराबर हैं तो इसको बराबर कर दो, तो बी स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट इज इक्वल टू हाफ इप्सिलॉन नॉट इंटू ई स्क्वायर हो गया। ये आपस में कैंसिल आउट होगा, ये इधर से इधर गया तो बचा बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट इक्वल टू ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर के अपॉन में बी स्क्वायर आया तो वो आ गया 1 अपॉन म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, दोनों का रूट ले लिया तो इससे हमको मिला ई अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। अब तुमको ये बताया है प्रॉपर्टी में कि ई बाई बी का रेशो सी के बराबर होता है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशो किसी भी पॉइंट पे सी के बराबर ही होना चाहिए हमेशा, ये लिखा हमेशा किसी भी पॉइंट पे, ठीक है। तो ई बाई बी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, सी लिख सकते हो। तो ई बाई बी की जगह अगर अपन ने सी लिख दिया तो हमारे पास वो फॉर्मूला बन जाएगा ना कि सी वेलोसिटी ऑफ लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेलोसिटी क्या होती है, अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला यहां से आया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू नॉट इप्सिलॉन नॉट, क्योंकि सी की जगह अपन ई अपॉन बी लिख सकते हैं। आई बात समझ में है? तो ये इसका एक प्रूव हो गया कि ये दोनों बराबर हैं, तो नोट भी डाल लें इसका। चलिए नीचे ले रहा हूं मैं, इसको भी लिख लें। तो इसके मैक्सिमम फॉर्मूले हो गए, एक आध दो फॉर्मूले और बचे हैं, वो फॉर्मूले लिखने के बाद अब अपन न्यूमेरिकल्स करेंगे बस, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल इन्हीं छोटे छोटे फॉर्मूले पे बेस्ड, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है। और थोड़ी सी थ्योरी आपको याद रखनी पड़ेगी कि ईएम वेव्स में एक्स रेस क्या काम आती है, यूवी रेस क्या काम आती है, तो किसी भी बुक में से पढ़ के एक जनरल आइडिया ले लेना। वो एक आध कभी क्वेश्चन डाल देते हैं कि 5000 एंगस्ट्रॉम की है तो बताओ कौन सी लाइट है, विजिबल लाइट है कि क्या है, इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो आप थ्योरी एक बार उसको किसी बुक में से रीड करके लिख के रख लेना, याद तो होती नहीं है, वो एन वक्त पे याद होगी जब परीक्षा आएगी, ठीक है। चलिए अगली क्लास में मिलेंगे।